अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GRBCs का, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स। साइट वर्ड जहाँ पे भी आएगा ये इंडिकेशन होती है स्टूडेंट सेल की, कि ये वर्ड जो है ये जो जो भी चीज़ है, ये सब्सटेंस है, ये कोई सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि RBCs क्या है। बेसिकली RBCs are the red oxygen carrying hemoglobin containing non-nucleated cell प्रेजेंट इन द ब्लड। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें इसने डेफिनेशन में बताई हैं कि ये कि एक तो ऑक्सीजन कैरिंग है, यानी इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। दूसरा ये कि ये रेड कलर का होता है। तीसरा ये कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। और लास्ट वाली बात कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्या चीज़ है? RBC हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करने वाले सेल हैं, रेड कलर के होते हैं, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होती है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कहता है जी काउंट, यानी कि ये अब मेल फीमेल और इन्फेंट्स में मतलब कितनी इनकी तादाद होती है। अब मेल्स में देखते हैं तो 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि अगर आप 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर जो है 5.4 मिलियन के करीब सेल होंगे एक मेल के अंदर। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। और अगर इन्फेंट्स की बात करें, इन्फेंट्स जो कि 1 या 2 साल के बच्चों को हम कहते हैं, ठीक है, और इनके अंदर 6.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है वो किन के अंदर होती है? इन्फेंट्स के अंदर होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है जी कंपोजिशन ऑफ RBCs, यानी कि इनकी बनावट कैसी होती है। तो कह रहा है कि मेच्योर RBCs डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, यानी ये जो मेच्योर RBCs होते हैं इनके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। अब हमें पता है कि स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं। न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही RBCs मेच्योर होते हैं तो उनके अंदर से ये दोनों ऑर्गेनेलीज क्या हो जाती हैं? एब्सेंट हो जाती हैं। लेकिन जब ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है, ये डेवलप हो रहे होते हैं, तो तब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर जो मेन कंटेंट होती है वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो हमने देख लिया कि हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है जी वाटर होता है 65% तक। उसके बाद सॉलिड एंड सेमी सॉलिड जो कि 35% के करीब होती हैं। हीमोग्लोबिन 33% होती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो कि 2% तक होती हैं। उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, यूरिया आ जाता है, क्रेटिनिन आ जाता है और अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की फॉर्म में एक RBC के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी शेप यानी कि इसकी शक्ल क्या होती है। स्टूडेंट RBCs जो होते हैं अपनी शेप, अपने साइज़ और अपने कलर के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में से यानी शेप, साइज़ और कलर में ज़रा सा भी फ़र्क आए तो हमारी बॉडी उस RBC को फ़ौरन से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी शेप, कलर और साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर हम इनकी शेप देखें तो ये बेसिकली किस तरह से होते हैं कि ये टिपिकली बाइकनकेव डिस्क होती है। ठीक है, बाइकनकेव का मतलब ये कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी डिस्क जो कि दरमियान से अंदर से धसी हुई हो और उसके जो किनारे हैं, एजिस हैं, वहाँ से वो उभरी हुई हो। ठीक है, तो उसको हम जो है वो बाइकनकेव शेप कहते हैं। फ्लैट एंड होते हैं यानी चिपटे होते हैं एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर, और सेंटर में से ये क्या होते हैं? डिप्रेस्ड होते हैं। विद आर डम्बल शेप्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डम्बल्ड यानी कि अगर ये बॉयज़ को तो पता होगा, मेल्स को पता होगा कि जो वेट लिफ्टिंग में जो है एक डंबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जो है वो इस तरह का वेट वाला होता है और वेट मशीन होती है आप कह लें। ठीक है, कि जो कि डंबल जिसको हम कहते हैं, दरमियान में इसके जो है वो एक रॉड होता है और साइडों पे जो 2 हैवी वेट होते हैं जिनको जो है ना वेट लिफ्टर उठाते होते हैं। तो वो जो साइड पे वेट हैं वो जो है वो डंबल, यानी उनकी जो शेप होती है वो डंबल लाइक होती है। ठीक है, तो ये जो RBC है ये उस शेप के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, एंड अ टॉरस शेप्ड रिम ऑन द एज ऑफ द डिस्क। और यहाँ पे जो दूसरी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि टॉरस होता है। टॉरस का मतलब यही है कि जो है दरमियान से ये धंसा हुआ होगा, डीप होगा, और रिम मतलब उसकी एजेस जो हैं वो उभरे हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दिस डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव शेप ऑप्टिमाइज द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड इन द लार्ज वेसल। कहता है ये जो शेप है इसके इस तरह से अल्लाह ताला ने ये क्यों बनाई हुई है, उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से ब्लड में फ़्लो करने का जो है, यानी जो बड़ी वेसल्स
होती हैं उसमें भी ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है वो फ्लो कर जाते हैं, सच एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द लेमिनार फ्लो एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्लेटलेट स्कैटर। अब बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से जैसे ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो लेमिनार होता है, जैसे एक नदी नहीं बह रही होती है उस शक्ल में बहता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। उसमें कहता है कि ये आराम से जो है वो मूव कर लेता है। और उसके बाद है जी मिनिमाइजेशन ऑफ द प्लेटलेट स्कैटर्ड। अब क्योंकि स्टूडेंट ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका साइज इनके कंपैरेटिवली क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अब ये जो है जब पास आउट करते हैं, ठीक है, तो बाकी जो सेल्स हैं उनको फ्लो करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, उनका भी एक अपना रोल होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट इनकी वजह से जो है वो स्कैटर हो सकते हैं, अपने फ्लो से हट सकते हैं। लेकिन जब ये वाली शेप होती है इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि मतलब चारों तरफ ये मूव कर जाते हैं और आराम से जो है ना ये फ्लो में चले जाते हैं, बह जाते हैं, और किसी चीज़ के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये अपनी शेप के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लाइफ स्पैन, यानी इनका इनका लाइफ कितने डेज की होती है। तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज ओनली 120 डेज, यानी कि कहते हैं कि जो आरबीसीज हैं इनकी जो शेप होती है, इनकी जो एज होती है वो 120 डेज की होती है। In neonatal baby, RBCs have a shorter life span of 70 to 90 days, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 70 से 90 डेज तक होता है, यानी 120 डेज बाद ये 70 टू 90 डेज के बाद RBCs डेड होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी इनको डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उसके बाद जो है वो न्यू जो है वो RBCs की सिंथेसिस करवाती है। फॉर एनर्जी RBC डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज। अब RBCs जैसे हमने देखा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। जब इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसने जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ से इसने एनर्जी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब देखें कि एक इंसान होता है, ठीक है स्टूडेंट, जब वो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट होती है तो मुख्तलिफ फेजेस में गुजरता है। पहले बिल्कुल एक वो जो है ना एम्ब्रियो की शक्ल में होता है, फिर उसके बाद वो ग्रो करता है, एक बेबी बनता है, फिर इंसान की बर्थ होती है, फिर उसके बाद वो अभी छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, यंग होता है, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज की तरफ जाता है। तो डिफरेंट लाइफ के पीरियड्स में से गुजरता है, ठीक है। तो उन सारे पीरियड्स के अंदर जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो थोड़ा अफेक्ट होती है, या उसका एरिया जो है प्रोडक्शन का वो चेंज होता है। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में वो क्या बता रहा है कि आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट एरियाज में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में, विच आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहले आ रहा है जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। जब अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टूडेंट बोलते हैं फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 मंथ होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसमें कहता है कि आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम फेटल लाइफ, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो बेबी होता है, ठीक है, उसकी अपनी बॉडी जो होती है वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आरबीसीज प्रोड्यूस इन द यॉर्क सैक। आरबीसीज जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, यॉर्क सैक के अंदर, यानी जो बेबी जो जो एग से डेवलप होता है, जो भी बेबी की प्रोडक्शन है स्टूडेंट वो एक एग से हो रही होती है, ठीक है। तो उसका जो यॉर्क सैक होता है, ठीक है, उस एग की, ठीक है, वहाँ पे आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो आगे बेबी को की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर मज़ीद बेबी ग्रो करता है। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी अब 3 से लेके नेक्स्ट जो 6 मंथ है वो जो पीरियड होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस मोस्टली इन लीवर एंड स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। अब इस कंडीशन में जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है वो बेबी के लीवर में हो सकती है, स्प्लीन में होती है और उसके लिम्फ नोड्स में होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखते हैं जिसमें 6 से लेके 9th मंथ की का जो पीरियड होता है, ठीक है, लास्ट वाला, उसमें कहता है कि ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। यानी कि जब आखिरी 3 मंथ रह जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब बर्थ के बाद जो बेबी की के अंदर जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो बोन मैरो से होती है। तो इसके बाद कहता है कि अप टू द एज ऑफ द 5 ईयर ऑल द बोन्स प्रोड्यूस आरबीसीज। फिर जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, तो 5 साल की उम्र तक जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो आरबीसीज प्रोड्यूस करता है। लेकिन कहता है कि आफ्टर द एज ऑफ 20 के बाद द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है,
जैसे हमारी बॉडी की फीमर है, ठीक है, ह्यूमरस है, ये लॉन्ग बोन में आती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती। जैसे हमने कहा कि 5 साल की एज में तो सारी बोन्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जैसे ही 20 की एज पे गया तो लॉन्ग बोन्स ने जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया। फिर आफ्टर द एज ऑफ द 25 ईयर्स, 25 साल के बाद जब उम्र हो जाती है 25 साल की, तो आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ द मेम्ब्रेनियस बोन्स। तो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? ऐसी बोन्स के इर्द में होती है जिनको हम मेम्ब्रेनियस बोन्स कहते हैं, यानी जिनके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक पतली सी मेम्ब्रेन बनाई होती है, उनके बोन मैरो के अंदर जो है ना ये प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास स्टर्नम आ जाती है, रिब्स आ जाती हैं, वर्टिब्रा आ जाता है और इलियम आ जाता है। यानी 25 के बाद इन बोन्स के अंदर जो है ना आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टूडेंट, और जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि लाइफ के किस एज में कहाँ पे जो है ना आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो अब उसके बाद है जी, यहाँ पे स्टूडेंट एक डायग्राम दिखाई हुई है, इसको देख लें कि कैसे जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। कि ये देखें, ऑक्सीजन की जैसे ही अगर ब्लड के अंदर डिफिशिएंसी आती है, ठीक है, यहाँ पे ये पहला स्टेप दिखाया हुआ है कि ब्लड के अंदर क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो मतलब कम हो गया है। जिस मिकदार के साथ या जिस स्पीड के साथ ऑर्गन्स में बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन जानी चाहिए वो लेवल कम हुआ। जैसे ही कम हुआ तो उसको सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया? किडनी ने, ठीक है। किडनी हमारी डिटेक्ट करती है उस कंडीशन को। जब डिटेक्ट करेगी तो वो फ़ौरन से क्या करेगी कि ब्लड के अंदर जो है ये एरिथ्रोपोइटिन एक मॉलिक्यूल होता है, किडनी ये बना के सेक्रीट करवाएगी। अब ये ब्लड में जब आ जाएगा ना, तो ब्लड जब जाएगा बोन्स के पास, ठीक है, बोन मैरो में जाएगा, तो एरिथ्रोपोइटिन भी साथ में चली जाएगी। फिर वहाँ पे जाके एरिथ्रोपोइटिन जो है ये एक स्टेज बनाती है, ठीक है, जिसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एक सेल होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन यूज़ होती है, हीमोग्लोबिन यूज़ होती है, आयरन वगैरह, मतलब मल्टीपल जो रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, डिफरेंट स्टेजेस में जाती हैं। और फिर ये जो है लास्ट पे वो हमारे पास हीमोसाइटोब्लास्ट बन जाता है, जो कि मेच्योर होके फिर जो है ब्लड में सिक्रीशन उसकी कर दी जाती है मेच्योरेशन के लिए। उसके बाद जब ये सिक्रीट हो जाएंगे ब्लड में, तो इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ द आरबीसीज। अब जब एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होकर बोन के पास आएगा, तो बोन मेरे को पता लग जाएगा कि आरबीसीज की कमी हुई है, ऑक्सीजन लेवल कम है ब्लड के अंदर, तो वो जल्दी से जो है ना और ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करेगी और आरबीसीज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे और जो कमी होगी, ठीक है, वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है जब आरबीसीज का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी फैक्टर नीडेड फॉर द अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, और लॉन्ग में भी आ सकता है। अब वो वाले फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है कि जो कि एरिथ्रोपोइसिस यानी कि ब्लड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमने आरबीसीज बनाने होते हैं हमारी बॉडी ने। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है स्टूडेंट, वो चाहिए होती है जी हमें विटामिन B12, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज एसेंशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अब जो आरबीसीज के लिए जो डीएनए चाहिए, ठीक है, उसकी सिंथेसिस किसने करनी है? विटामिन B12 ने करनी है। उसके बाद विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। फिर इन्होंने ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड भी और विटामिन सी भी एरिथ्रोपोइसिस के लिए, यानी कि आरबीसीज बनाने के लिए। प्रोटीन्स कुछ चाहिए होती हैं जिसमें अमाइनो एसिड आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर स्टूडेंट दो चीज़ होती हैं, एक हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके लिए कुछ हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड मिलके ग्लोबिन प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है, ये भी इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है जो है आरबीसीज के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारे पास आयरन हमें रिक्वायर्ड होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे एसेंशियल होते हैं फॉर द एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी एरिथ्रोपोइसिस की, देख लेते हैं यहाँ पे क्या इसने डिस्कस किया हुआ है। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, यानी कि कहते हैं कि जब ब्लड के में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, किडनी रिलीज एरिथ्रोपोइटिन, और किडनी एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगी विच स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो। वही बात जो ऊपर मैंने आपको साइकिल में बता दिया कि जो है रेड बोन मैरो में जाएंगी, एरिथ्रोपोइटिन जाएगी और वो जाके स्टिमुलेट करेगी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाओ। अब कहता है जी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन द आरबीसी काउंट। अब आरबीसी काउंट जो है उसके अगर अंदर वेरिएशन आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, तो वो नॉर्मल हो सकती हैं कुछ कंडीशंस में। अब यहाँ पे वो बता रहा है डायूरनल वेरिएशन, ठीक है। इसमें कहता है कि जो है इन आरबीसीज 5% वेरिएशन ऑकर इन 24 आवर्स। कहता है कि
जो 24 आवर्स होते हैं यानी 24 घंटों के अंदर 5% तक इनकी अमाउंट में वेरिएशन आती है। ठीक है, द काउंट इज़ लोएस्ट ड्यूरिंग द स्लीप, यानी कि जैसे हम सो जाते हैं उस वक्त क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, काउंट कम हो जाएगा। एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द इवनिंग, और सोने के दौरान और जब सुबह उठते हैं, ठीक है, उस वक्त मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उन कंडीशन में क्या होगा कि काउंट क्या होगा, स्लो होगा। और इवनिंग के अंदर जब हम लोग मतलब काम कर रहे होते हैं, पूरा दिन की एक्टिविटी होती है, तो शाम तक जो है उस वक्त बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार भी हो चुकी होती है, तो उस वक्त हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और तब जो है आरबीसीज की जो अमाउंट है वो क्या होती है, 5% आपके लिए के ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी हो जाती है। तो डायूरेनल वेरिएशन का मतलब ये कि पूरे दिन के अंदर जो है इनके अमाउंट के अंदर फ़र्क आता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर आता है। ठीक है, आरबीसी काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। अब जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आरबीसीज की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड आ जाता है, यानी जो लोग हाइट पे रहते हैं, यानी जैसे पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे आरबीसी काउंट इंक्रीजेज एट द हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की स्किन भी काफ़ी रेड होती है, ठीक है, ग्लो कर रही होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि उनके अंदर आरबीसीज जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वही एरिथ्रोपोइटिन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी और आरबीसीज की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा देगी। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि जब हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही हो, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। इंक्रीजेस द आरबीसी काउंट, तो उस कंडीशन में भी जो है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बॉडी को जो है ना, किडनी को एक स्टिमुलेशन जाएगी कि वो एरिथ्रोपोइटिन को सेक्रेट करवाए और जो है वो आरबीसी के काउंट को बढ़ाए। अब हाइपोक्सिया स्टूडेंट मल्टीपल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी में हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, तो उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसके बाद आ जाता है जी एक्सरे आ जाता है। ठीक है, रिपीटेड एक्सरे डिक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन, यानी कि अगर कोई पर्सन है बार बार अपना एक्सरे उसको करवाना पड़ रहा है, या ऐसे लोग जो कि इस तरह की एरियाज में काम करते हैं, तो उनके अंदर जो है आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एक्सरे के अंदर रेस होती हैं जो कि हमारे बोन मैरो को क्या कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं, यानी उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती हैं। अब हम आरबीसी का फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ आरबीसी में कह रहा है कि रेस्पिरेशन, आरबीसीज कंटेन, रेस्पिरेशन है यानी कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब कह रहे हैं कि आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। इट आल्सो कंटेन ए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंजाइम। ठीक है, हमारे जो आरबीसी है इसके अंदर एक इंजाइम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, विच एक्सेलरेट दी द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि कुछ जो एक रिएक्शन है उसको एक्सेलरेट करवा रहा होता है, जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो इंजाइम है ये मिलेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर देगा ये किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और HCO3 के अंदर। अब कहते हैं कि दिस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या जो कंडीशन है ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो टिश्यूज से भेजेगी लंग्स की तरफ इन HCO3 यानी कि कार्बनिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये लंग्स में जाएगी और फिर उसको वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि एसिड बेस बैलेंस, यानी अब हमारी बॉडी के अंदर जो है एसिड और बेस का लेवल कैसे मेंटेन किया कि इसमें स्टूडेंट आप देखें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे, साथ में उसके साथ ये H2CO3 जो है ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वह हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और साथ में बाइकार्बोनेट एक जो है वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। अब कहते हैं कि दिस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ HCO3। अब कहते हैं कि अब ये जब रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो टिश्यूज से मूव करके लंग्स में चले जाए, फिर लंग्स से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, किस शक्ल में, बाइकार्बोनेट आयन की या मॉलिक्यूल की शक्ल में। उसके बाद कहता है जी जो दूसरा फंक्शन आ जाता है वो एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अब यानी कि आरबीसी का एक काम ये होता है कि ब्लड के अंदर जो है पीएच को मेंटेन रखना, क्योंकि स्टूडेंट पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारी बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी की पीएच एसिडिक होती है, किसी की बेसिक होती है। ठीक है, अगर तो ये पीएच डिस्टर्ब होती है तो वो जो चीज़ होती है, ठीक है, चाहे कोई इंजाइम है, चाहे कोई प्रोटीन है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो जो है अगर उसकी पीएच इफेक्ट होगी तो वो काम करना छोड़ जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो आरबीसी होते हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस
बेस बैलेंस। अब बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं बाय बफरिंग एक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बफरिंग एक्शन से, बफरिंग का मतलब ये होता है कि ये पीएच को जो है वो वेरी नहीं करने देते, ठीक है। एंड अदर इंट्रासेलुलर बफर्स, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी क्योंकि एक बफर के तौर पे काम कर रही होती है, यानी कि पीएच को मेंटेन करती है। और जो इंट्रासेलुलर्स हैं जैसे कि प्रोटीन आ जाती हैं, कुछ फास्फेट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एज अ बफर काम करते हैं और पीएच को वेरी नहीं करने देते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मेंटेन आयोनिक बैलेंस। आयंस के बैलेंस को भी अब बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करना। कहता है कि आरबीसी मेंटेन आयोनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि आरबीसीज के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे कि दूसरे सेल्स के इर्द गिर्द होती है, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि जो है वो एक उसकी एबिलिटी होती है कि वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने के लिए, कुछ को नहीं करती। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सेल के अंदर आ जाती है, जिस चीज़ की नहीं रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि इसमें भी जो है वो एक परमेबिलिटी एबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि कुछ आयंस को जो है वो अलाउ करती है और फिर इस तरीके से सेल के अंदर का यानी आरबीसी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखती है। उसके बाद है जी विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड की जो थिकनेस होती है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि आरबीसी हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो विस्कोसिटी के अंदर भी जो है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी, जहाँ से ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग हीमोग्लोबिन को देखेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास आरबीसी का। फिर लेक्चर जो है वो आज का लेंथी हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर अब अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।